समय देने के लिए बताने के लिए दोनों शेयर्स। अब मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सोनाली पलांदे और साथ ही ध्वनि पटेल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है आज कार्यक्रम में। ध्वनि, आपसे शुरू करें, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स। जी बिल्कुल, आज मेरी तरफ से दो ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी। दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जिसमें एक हमने डाउनफॉल देख रखा है और उसके बाद स्टॉक्स यहाँ से रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले टीम लीज है। टीम लीज करंट लेवल्स पे जो ट्रेड कर रहा है, तो इसने एक शॉर्ट टर्म में यहाँ से अपना एक अपमूव शुरू करा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी शॉर्ट और लॉन्ग मूविंग एवरेजेस है उनके ऊपर भी स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से इसके अंदर एक बाय की रिकमेंडेशन बनती है। इसका ने आज ओपन लो भी बनाया है, तो हम ओपन लो का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। यहाँ पे 2510 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट इसका 2700 तक एक्सटेंड हो रहा है। दूसरी स्टॉक जो यहाँ पर है वो दीपक नाइट्रेट की है। दीपक नाइट्रेट में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक हमें साइडवेज टू डाउन साइड का मूव दिया है। इसका जो एक गैप डाउन खुला था उसे यहाँ पे स्टॉक फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो करंट लेवल से दीपक नाइट्रेट में भी एक बाय की रिकमेंडेशन बनती है। इसमें जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो 2170 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट इसका 2205 तक एक्सटेंड हो सकता है। राइट, ये सारे आइडिया देखे करके जरा चार्ट से भी डिस्कस करेंगे ध्वनि, लेकिन सोनाली को भी अपने बातचीत में शामिल करते हैं। सोनाली पलांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं पुणे से। वो काफी दिनों के बाद हमारे शो पे वापस आई हैं क्योंकि उन्हें घर में एक नया आईपीओ आया था। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद नए मेंबर की घर में जुड़ने के लिए। हम होप करते हैं आईटी नवसंदेश में कि आप और घर में जो नए आईपीओ का आगमन हुआ है वो एकदम हेल्दी है। बट टिपिकल मार्केट लैंग्वेज बोली आपने। करना ही पड़ता है, क्या मुझे न्यूज़ पता नहीं थी लेकिन इस बात से समझ आ गई। समझ में आ गई ना आपको। देखिए सोनाली, ये बताइए कि बाजार तो आप वैसे भी ट्रैक कर रही थी, मुझे पता है। क्या इस समय आपके ट्रेडिंग आइडियाज किस तरह के बन के आ रहे हैं? क्लाइंट्स को क्या बता रही हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जो आपने जिस लैंग्वेज में ये सब डिस्क्राइब किया वो काफी इंटरेस्टिंग था। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था इस तरीके से कि मैं इसको आईपीओ के जैसे ले सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगी कि इंडाइसेस में मेरा व्यू लॉन्ग है, इसीलिए मैंने स्टॉक्स के पिक्स जो है वो मिक्स रखे हुए हैं। तो मेरे पास एक बाय और दो सेल पिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पिक है एचडीएफसी, जिसमें मेरा बाय का व्यू है। ये स्टॉक 2700 के आसपास काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है और अपने 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इसीलिए इसमें मेरा बाय का व्यू है फॉर द टारगेट ऑफ 2750 विद स्टॉप लॉस ऑफ 2650। तो ये मेरा बाय का व्यू था। बाकी के दो सेल व्यूज है। फर्स्ट स्टॉक है क्रॉम्पटन का एक लेवल है 350 का जो ये बार बार टच कर रहा है। तो इसमें मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा बेरिशनेस और एक्सटेंड हो सकता है। तो इसमें फॉर अ बेरिश ट्रेड मैं टारगेट लेके चलूंगी 345 से 339 का और इसमें स्टॉप लॉस मैं लगाना चाहूंगी 356 का। और थर्ड जो पिक है मेरा जो सेल का ही है वो है हैवेल्स का। इसमें हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में सेल ऑफ ही देखा हुआ है, लेकिन एक लेवल इसमें था 1160 का, वो भी अब ब्रेक हो चुका है। तो मैं एक फ्रेश ब्रेकडाउन इसमें और एक्सटेंड होते हुए देखती हूँ। तो इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रेड लेके चलूंगी फॉर द टारगेट ऑफ 1125 से 1115 के टारगेट के लिए और इसमें स्टॉप लॉस मैं लगाना चाहूंगी 1185 का। तो ये मेरे 3 स्टॉक पिक्स थे। डिस्कस करते हैं प्रियंका। हम काफी दिन से इसको देख रहे थे कि ये स्टॉक में कुछ ग्रहण सा लग गया। जरा लेके आइए डाक्टर साहब, 6 महीने 1 साल का ये बाजार का एक पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था। आप देखिए कि कोई भी शादी का माहौल हो या आपका ये सीजन हो, आपका वेडिंग सीजन, इसकी इनकी लाइटें ये वो दुनिया भर की चीजें, देखिए 6 महीने में 5% चला है, एकदम ना के बराबर। और थोड़ा लंबा ग्राफ लीजिए, 2 साल का ग्राफ दिखाइए। ये स्टॉक कंपैरेटिव इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से ये देखिए 52 वीक में नेगेटिव है 15%। इस पर एक रिपोर्ट आई थी ना, ये कंपैरेटिव इंटेंसिटी आप जो बढ़ रही है, उसके बाद से ये बस बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। करेक्ट। लेकिन ये बात तो है कुछ पैसा बना ही नहीं है लास्ट 1 साल में हैवेल्स में, और अब इनको यहाँ से भी बेरिश। पर ये पूरी सेगमेंट ही आ जाए, आपको नहीं लगता कि सभी में आप सूर्य रोशनी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हेवल्स, सभी में कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं है? हाँ, इधर ये रेडार पे नहीं आ रहे हैं। करेक्ट। इनफैक्ट ध्वनि का भी ऐसे एक शॉर्ट आइडिया है। ध्वनि, आपका कौन सा शॉर्ट आइडिया था आज? जी, मेरी तरफ से आज दोनों ही लॉन्ग पिक्स है। शॉर्ट की आज कोई भी पिक्स नहीं। ओके, ग्रेट, ठीक है।
ध्वनि के आइडियाज तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बिल्कुल। लेकिन इस पर एक बार ये देख लेते हैं कि नवंबर में म्यूचुअल फंड्स क्या खरीदा उन्होंने और क्या बेचा, कहां पर। और सुमित ने बहुत अच्छे से रिपोर्ट कंपाइल की है, लार्ज कैप मिड कैप स्पेस सारी चीजें हमारे कंपाइल करके लाए हैं। ये इन स्टॉक्स को एक बार नजर डालते हैं इस लिस्ट पर, फिर डिस्कस भी करते हैं। सुमित बताएं कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस लिस्ट में। तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो नवंबर महीने में जो कैश डिप्लॉय किया था वो 76% लोअर था ऑन मंथ बेसिस। और अगर सेक्टर वाइज हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने एक्सपोजर ऐड किया है फाइनेंशियल सर्विस और ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और रिड्यूस किया अपना एक्सपोजर डिस्क्रिशनरी एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर में। और कैश लेवल्स की अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो वो भी कम हुआ है 30 बेसिस पॉइंट्स ऑन मंथ बेसिस। अब स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप में आप देख ही सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स दिख रहा है आपको प्लेट में, टाटा स्टील, जोमैटो, एनटीपीसी, ओएनजीसी और नायका। बट दो स्टॉक में हाईलाइट करना चाहूंगा वो है एनटीपीसी और नायका। ये दोनों ही कंपनीज के शेयर प्राइस में वीकनेस देखने को मिली थी नवंबर महीने में, और म्यूचुअल फंड्स ने क्लियरली ये अपॉर्चुनिटी में उन्होंने स्टॉक्स शेयर्स ऐड किए हैं इन दो स्टॉक्स के। अब मिड कैप में अगर हम देखें तो 51% रनअप हमें यूनियन बैंक के शेयर प्राइस में दिखा था, बट इसके बावजूद म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा शेयर्स यूनियन बैंक के ही खरीदे हैं नवंबर महीने में। और उसके अलावा अगर हम देखें तो डिलीवरी के शेयर प्राइस में भी वीकनेस थी नवंबर महीने में, और म्यूचुअल फंड्स ने ये अपॉर्चुनिटी ली है जहां पे उन्होंने स्टॉक्स ऐड किए हैं। और इंडियन होटल ये एक स्टॉक है सेलिंग साइड में, ये एक स्टॉक था जो MSCI इंडेक्स में ऐड हुआ था, और फिर भी म्यूचुअल फंड्स ने अपने शेयर्स इंडियन होटल्स में बेचे हैं नवंबर मंथ में। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो 10 to 16% का रनअप देखने के बावजूद स्टॉक जैसे कि सुजलॉन, एक्साइड, आरबीएल बैंक और एनएलसी, ये सारे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। और इजी ट्रिप जिसमें अभी हमें करंटली काफी डाउन ट्रेंड दिख रहा था स्टॉक में, ये स्टॉक जो 30% चला था नवंबर महीने में, उस महीने में म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट किया है अपने पोजीशंस इजी ट्रिप से। उसके अलावा एक और ट्रेंड हमें देखना चाहिए जहां पे 3 महीने के टाइम पीरियड में कौन से शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ऐड कर रहे हैं। तो लार्ज कैप में अगर हम देखें तो HDFC बैंक आ जाते हैं, HUL, बजाज फाइनेंस, इन कंपनीज में ऐड किया है शेयर्स। मिड कैप में अगर हम देखें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, एल्केम लैबोरेटरीज, और स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो तेजस नेटवर्क, बालाजी एमाइंस, फिनोलेक्स, JNFC जैसे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने अपने शेयर्स बढ़ाए हैं। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया ये सारा बताने के लिए कि नवंबर में एक्चुअली किस में हिस्सा बढ़ा है और किस में हिस्सा घटाया गया है। ये म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग्स हैं उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो एक रिपोर्ट कार्ड के जरिए आपके सामने है। उसमें से भी एक आप शेयर देख पा रहे थे जिसका नाम था स्टार हेल्थ। ध्वनि एक बार जरा स्टार हेल्थ के चार्ट को चेक कीजिए। ये इंश्योरेंस वाले शेयर्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ये नॉन लाइफ का शेयर है स्टार हेल्थ। एक बार जरा इसको चेक करके बताइए इसमें कैसे पोजिशंस बनाए कि नहीं बनाए अभी। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम करंट लेवल्स पे स्टॉक को देखते हैं तो करंट लेवल्स पे से इसकी कोई भी एक बाय साइड की पोजीशन नहीं बन रही है। स्टॉक ने डेफिनेटली यहाँ पे 2 बार हमें एक सपोर्ट लेवल दिखाया है जिसमें 590 का लेवल है, उसे नीचे की तरफ भी ब्रीच नहीं कर पा रहा है। बट अपसाइड की जो कंफर्मेशंस होती है वो स्ट्रॉन्ग एक इसमें जो मोमेंटम बनना चाहिए वो हमें मिसिंग सा दिख रहा है। तो करंट लेवल्स पे इस पे हम कोई भी एक बाय की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। 590 का लेवल अगर ये अगले 3 या 4 सेशंस तक ब्रेक नहीं करता है तो इसे वापस से रिव्यू करके इसका एक सपोर्ट लेवल फाइंड करके फिर इसमें बाय करा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो स्टार हेल्थ पर आपका एक व्यू है। कुछ और स्टॉक्स जो ऐड हुए थे उसमें साइंट भी ऐड हुआ, इनफैक्ट साइंट ऐड हुआ, तमाम कुछ स्टॉक्स उन्होंने एग्जिट किया, लेकिन GHSL भी ऐड हुआ। इन स्टॉक्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। साइंट तो IT टेक्नोलॉजी स्पेस हो गया, तो यानी कहीं ना कहीं फंड्स का एक्शन यहाँ भी दिख रहा है अगर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में। ध्वनि आपका क्या व्यू बन रहा है साइंट पे? अगर आपने अभी एक रिपोर्ट चेक किया जिसमें हम बता रहे थे कि नवंबर में क्या क्या स्टॉक्स ऐड हुए म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, क्या एग्जिट हुए, तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे भी कहीं ना कहीं एक्शन तो दिख रहा है फंड्स की तरफ से। जी बिल्कुल, और यहाँ पे अगर हम साइंट का स्टॉक देख रहे हैं तो इसका स्पेसिफिकली जो चार्ट हमें देखना रहेगा वो वीकली चार्ट रहेगा। वीकली चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल एक साइडवेज ट्रेंड इसका बना हुआ है जिसमें ऊपर की तरफ में 885 का लेवल है जो इसके लिए ब्रेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। 885 के लेवल के ऊपर साइंट में हमें एक बहुत ही अच्छी अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है जिसमें इसके टारगेट्स जो है वो एक्सटेंड हो सकते हैं और हमें 975 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स और उसके बाद हम लोग इसको 1080 तक के एक पोजिशनल ट्रेड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नीचे जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा तो स्टॉक में कोई भी एक डिप आती है जहां पे आपको 730 से लेके 710 तक का भी डिप मिल रहा है तो उसमें यहाँ पे बाइंग करी जा सकती है क्योंकि ओवरऑल नीचे की तरफ का जो सपोर्ट लेवल है तो 710 है, वहां पे हमें 200 वीक्स का
एक यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिल रहा है और वहां पे स्टॉक ने काफी मर्तबा एक सपोर्ट लेवल बनाया है। सोनाली, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जो फंड्स तो ऐड कर ही रहे। हमने यहाँ 18 स्वदेश पे करीब 1.5 महीने पहले 150-55 के आसपास लोगों का ध्यान आकर्षित किया था कि ये कंपनीज भी स्टोरेज की स्पेस में अच्छा काम कर रही हैं, स्पेशली न्यू एज ईवी रिलेटेड बैटरीज भी ये बनाएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइस इंजन। आप देखिए डायरेक्टर साहब, अगर आप 6 महीने का या 1 साल का ग्राफ लाइए तो ये बताना जरूरी है कि किस लेवल से ये स्टॉक घूमा है और अब इस समय आपको फंड ऐड करते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए 132-35 के आसपास, हमने 150 से पकड़ा था, 200 के आसपास है अभी। और ये मैं आपको बता दूं, अगर हम बड़ा चार्ट देखें तो ये 4-5 साल से स्टॉक चले ही नहीं है। जरा इसका चार्ट देख के बताएं सोनाली, एक्साइड इंडस्ट्रीज। सोनाली, आपको आवाज आ रही है सोनाली? ओके, चलिए ध्वनि के पास चलते हैं। ध्वनि, आप एक्साइड का चार्ट देख के बताएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक्साइड का अगर हम देख रहे हैं तो एक 3-4 दिन से यहाँ पे मोमेंटम जो है वो साइडवेज चल रहा है। इसका जो नेक्स्ट अपवर्ड लैग शुरू होता है तो हमें यहाँ पे 192 के ऊपर आज के दिन की क्लोजिंग अगर हमें 192 या 194 की रेंज के ऊपर की तरफ में मिल रही है तो जो कैंडल है वो उसकी अपर रेंज की 50% जो होती है उसमें क्लोज करेगी, तो कन्विक्शन ज्यादा बनता हुआ दिखेगा और करंट लेवल से इसके अंदर हम बाय कर सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो एक पोजिशनल ट्रेड बनेगा 185 का, आप इसमें स्टॉप लॉस रखिए। जो मोमेंटम है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है 205.50 के लेवल्स तक। एक स्टॉक धनी जरा चेक करिए, अभी 5 मिनट पहले एक ब्रेकआउट सा उसके अंदर एक बड़ी कैंडल नजर आ रही है, वो है पराग मिल्क। जब अभी ये जो चीज वाला ट्रांजैक्शन आया था ब्रिटानिया का, तब ये पूरे हेरिटेज फूड, पराग मिल्क, ये सारे एक्टिव हो गए थे स्टॉक्स, और अभी दिखाई दे रहा है कुछ और इसके अंदर एक्टिविटी है। जरा चेक करके बताएं। जी बिल्कुल, और इसके अंदर एक और बात नोटिस करने की ये रहेगी कि पिछले कुछ दिनों में इसके अंदर कोई भी एक मोमेंटम नहीं था। आज जो हम कैंडल देख रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। 200 पीरियड और 50 पीरियड की एवरेजेस के ऊपर भी स्टॉक काफी अच्छी तरह से आज हमें क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक पोजीशन क्रिएट करी जा सकती है। इसका जो फर्दर मोमेंटम होगा तो 112 के ऊपर इसके अंदर हमें एक स्पॉट ऑफ मोमेंटम वापस से विटनेस करने मिलेगा, जिसका टारगेट जो है वो यहाँ पे 122 तक एक्सटेंड करा जा सकता है। नीचे इसके अंदर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो 104 का स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूरी रहेगा। उसके बाद इसमें वापस से एक बेरिशनेस विटनेस करने मिलेगी, बट जब तक 104 का लेवल इसके अंदर इंटैक्ट है तब तक ये स्टॉक यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऑलराइट, एब्सोल्युटली। तो ये तो पराग मिल्क पर बात हो रही है। आज स्टॉक में अच्छी खासी मूव है और अभी फिलहाल कुछ देर पहले ही एक बड़ी बाइंग भी देखने को मिली है। लेकिन इस बीच आज जब सुबह हमने पीजीआई इंडिया के CIO श्रीनिवास राव रावरी से बात की थी और उनसे समझने की कोशिश की थी कि जितना इंटरेस्ट कैपिटल गुड स्पेस में दिखाई दे रहा है बाजार में, फंड्स कितने इंटरेस्टेड है, कमिंस, ABB, सिमेंस जैसे स्टॉक्स में, उनका क्या व्यू बन रहा है कैपिटल गुड स्पेस पे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इंडिया लेवल पे तो अपने को दिख रहा है कि कम आ रहा है, और पहली बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया के लिए इन्फ्लेशन इज नॉट अ बिग कंसर्न, क्योंकि अपन तो इन्फ्लेशन ऑलवेज रहता है, ये 4 to 6% इज द कंफर्ट लेवल फॉर सेंट्रल बैंक ऑल्सो। और अपने को 25-30 साल से भी इन्फ्लेशन का तो आदत ही है, वेरेज अमेरिका और ये कंट्रीज में इनको इन्फ्लेशन को आदत नहीं है, उनके लिए ये 3-4% बहुत ज्यादा लगता है, अपने लिए 6% ज्यादा नहीं है। और जैसे कमोडिटीज का स्पेशली वेजिटेबल्स के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो वहां पे हमें दिख रहा है कि वेजिटेबल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, उसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन भी पीक हो रहा है। तो हमारे इकोनॉमिस्ट और इनके हिसाब से भी दिसंबर में इन्फ्लेशन पीक होने वाला, आई थिंक आपने वही दिख रहा है नंबर। तो इन्फ्लेशन इज नॉट ए कंसर्न, मेरे लिए ग्रोथ ज्यादा कंसर्न है, और ग्लोबली इन्फ्लेशन के लिए कंसर्न है ये। आई थिंक उनका मैक्रोस अलग है, तो इन्फ्लेशन उनके लिए बड़ी बात है, अपने लिए 4-6% इज नॉट एन इशू। तो इन्फ्लेशन इज नो लॉन्गर ए कंसर्न फॉर मार्केट्स आल्सो। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है, ये इसका प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। हम देख रहे हैं कि काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज
तो सोर्सिंग पहले चाइना से कर रहे थे, उनको चाइना से अभी कम करने का है और उनको एटलीस्ट और एक सोर्स तो ढूंढना है, तो वो इंडिया इज क्लियरली दैट सोर्स। तो वो हिसाब से अगला 2 3 4 साल में काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाली है। लेकिन स्टॉक मार्केट का ये भी है कि जब भी सबको मालूम है कि ग्रोथ अच्छा आने वाला है तो वो स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाता है काफी कुछ। तो अब सेक्टर देखा जाएंगे, स्पेशली आप जो नाम लिए कैपिटल गुड्स, इस सेक्टर का अभी कम से कम एवरेज पी हो गया है 40-50। तो इसमें सबसे बेस्ट कंपनी है वो तो 80 पी में ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो 80 पी में है वहां से आपको अपन लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये उम्मीद से कि अपने को यहाँ से रिटर्न बनेगा। लेकिन आप अगर 80 पी स्टॉक खरीदेंगे तो मेरे ख्याल से वहां पे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाता है, सो वो कंसर्न है। लेकिन अगर वो 40-50 पी है और अगले 3 साल में अपने को 25-30% ग्रोथ दिख रहा है तो वहां पे पैसे बनने का फिर भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होगा कि उनका ग्रोथ 15-20% रहेगा या एक्चुअली 20 से ऊपर रहेगा। अगर 20% से ऊपर ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो हायर प्राइस एंडिंग इज जस्टिफाइड। तो सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बात तो बिल्कुल सही है, अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, बट कौन सा प्राइस में खरीदना इज अ डिफरेंट क्वेश्चन अजय जी। ठीक है, यानी कि कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी काफ़ी बेहतर मौके हैं, इनमें निवेश किया जा सकता है। आप पहले सेक्टर चुनिए, सेक्टर के अंदर शेयर चुनिए, शेयर के अंदर अपनी पोजीशन को प्लेस कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड चेक कर लीजिए, तो फिर शायद आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतर बनेगा। फिर चाहे इंडाइसिस ऊपर नीचे हो या ना हो, आपके पास अच्छे शेयर रहेंगे पोर्टफोलियो में तो काम हो जाएगा। थोड़ी देर में रुशिल डेकोर के मैनेजमेंट के तौर पर रुशिल ठक्कर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे पहले एक शेयर जो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा, पिछले 3-4 दिन से काफ़ी अच्छा चल रहा है, यस बैंक। अब करीब ₹24.25 हो चुका है शेयर, 17.5 से चलने के बाद 23.5 का हो चुका है शेयर। ध्वनि, मेरे को सिर्फ ये पता करना है कि क्या ट्रेडर्स को, पोजिशनल ट्रेडर्स को, स्विंग ट्रेडर्स को एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अभी भी बने रहें? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है टारगेट डबल का भी हो, लेकिन एक स्विंग ट्रेडर को, एक पोजिशनल ट्रेडर्स को लिए 30-35% का प्रॉफिट बहुत होता है 6-7 दिन के अंदर। बुक कर लें प्रॉफिट? जो इसका अपमूव आया है वो काफी एक सॉलिड अपमूव है। यहाँ पे जो गेन्स हो रहे हैं उस हिसाब से मेरी एक तरफ से यही सलाह रहेगी कि 23 पे नहीं तो एटलीस्ट 24 या 25 का लेवल बनता है यस बैंक में, जिसके अंदर हमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जब गिर के इसके बाद जो कंसोलिडेटेड मूव इसकी जो चली है इतने काफी टाइम से, उसका जो गैप बनता है वो गैप का क्लोजर यहाँ पे 24 के लेवल पे हो रहा है। तो एक बार 24 या 25 लेवल के बीच में इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके इसके अंदर से ट्रेडर्स को एग्जिट कर लेना चाहिए, भले ही इन्वेस्टर्स इसके अंदर और ऊपर के टारगेट्स के लिए बने रहे। ध्वनि, रुशिल डेकोर के चार्ट को आप जरा चेक करके रखिए हमारे लिए, हम वापस आएंगे, हम बात करेंगे चार्ट्स पे क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हमारे साथ मिस्टर रुशिल ठक्कर इस समय जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि देश भर में होम इंप्रूवमेंट थीम, अपने ऑफिस स्पेस को अपग्रेड करना, नए ऑफिस स्पेस का उठना, वो अक्सर आप सारे पिंक पेपर्स में सब जगह आपको दिखाई दे रहा है। तो रुशिल डेकोर जो लीडिंग कंपनी है फ्लोरिंग सॉल्यूशंस में लेके, वो क्या इनोवेशन कर रही है और क्या एक्सपेंशन कर रही है, ये हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए रुशिल। आप मुझे बताएं कि इस समय आपके बिजनेस में कैसा मोमेंटम है और स्पेशली रॉ मटेरियल एंड पे मामला क्या चल रहा है, क्योंकि वो प्रेशर में आ गया था कुछ दिन पहले तक। सर, अभी सबसे पहले हम लोग एक फर्नीचर सोल्यूशन नहीं है, हम रॉ मटेरियल बनाते हैं। तो सारे जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है अभी वो काफी स्टेबल हो चुके हैं। और अभी जो हम लोग नए ट्रेंड्स देख रहे हैं वो नए ट्रेंड्स भी काफी अच्छी तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। और जो वर्क सॉल्यूशंस है या होम स्पेसेस है उसको काफी अच्छी तरीके से हम लोग अपवर्ड ट्रेंड की ओर हम लोग महसूस कर सकते हैं उसे। तो आपको क्या विजिबिलिटी है, अगर हम 1-2 साल आगे की बात करें तो आप इंटरनली किस तरह के नंबर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह की विजिबिलिटी आपको मिल रही है इस समय जिस हिसाब से बिजनेस है ऑन ग्राउंड? कि आपका रनिंग रेट 200 करोड़ है, तो इस समय आपको लगता है पूरे 4 क्वार्टर आगे तक क्या रनिंग रेट रह सकता है इंप्रूवमेंट? सर, अगर हम बात करें तो हमारी इंडस्ट्री जो है एमडीएफ की बात करें तो वो करीबन 15 से 20% का CAGR एनुअल ग्रोथ देख रही है। और लेमिनेट की बात करें तो 5 से 10% की उसकी ग्रोथ रेट है। तो
हम उसी फ्लो में जा रहे हैं और हम उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और उसी CAGR से हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट रुशील, क्योंकि आपके दो मेजर सेगमेंट्स हैं, एक तो MDF हुआ जिसकी आप अभी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, दूसरा जो आपका बड़ी कैटेगरी है वो लैमिनेट्स है जिसका लगभग 26% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि चैनल चेक से जो पता चला शायद थोड़ी सी डिमांड यहाँ स्लगिश है इस सेगमेंट की, क्या आप हमें ग्राउंड रियलिटी बता पाएंगे? क्या लैमिनेट्स में इस वक्त थोड़ी डिमांड हिट हुई है? जी मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, थोड़ी डिमांड उसकी हिट हुई है, पर एक बहुत लेमैन की लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो लेमिनेट एक ऐसी सरफेस सोल्यूशन है कि जो चीपेस्ट सोल्यूशन फॉर पैनल माना जाता है, तो उसकी कोई रीजन से अभी डाउन होगी डिमांड, पर आने वाले फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है रुशील, अब जरा एक्सपोर्ट्स पे आते हैं। आपके जो MDF वाला सेगमेंट है उस पर टिपिकली एक्सपोर्ट्स अच्छा ग्रो कर रहा है। टोटल बैलेंस शीट में से एक्सपोर्ट वाला हिस्सा कितना और इसकी कितनी ग्रोथ है, और अगर गाइडेंस दे देंगे तो और भी अच्छा है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो MDF एक्सपोर्ट्स हम लोग जो अभी कर रहे हो करीबन 25% कैपेसिटी ऑफ आवर टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कर रहे हैं, और हम वही मेंटेन करेंगे, उसमें आगे कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, हम वही पेस पे चलेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ही उतनी बड़ी है कि उसको केटर करने के लिए हमें और दूसरी फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट रुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और गुड लक अपने बिजनेस मोमेंटम को आगे लेके जाने के लिए भी। ये थे रुशील डेकोर के मैनेजमेंट, बात कर रहे थे बिजनेस मोमेंटम के बारे में। लेकिन मोमेंटम की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक में आज काफी जबरदस्त मोमेंटम है, और सोनाली हमारे साथ आ गई। सोनाली, आज सुबह फ्लैट खुला था ये स्टॉक, जरा देखिए चार्ट्स पर टाटा कम्युनिकेशन। लास्ट 3-4 दिन से इसमें धीरे धीरे सेकेंड हाफ में तेजी आ जाती है, क्या टारगेट्स बन सकते हैं? सोनाली, टाटा कम्युनिकेशंस। जी इसमें अगर हम देखें तो आज के सेशन में काफी अच्छा एक अपमूव दिखाई दे रहा है, और हम अगर डेली चार्ट्स इसके देखें तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये काफी टाइम तक एक लेवल पर 1300 के लेवल पर इसने कंसोलिडेट किया, और उसके बाद आज के सेशन में इसने एक अपमूव दिखाया है, वो बिल्कुल 1375 तक ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये मोमेंटम थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, तो इसमें इस लेवल पर तो बाय नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आने के बाद 1350 के आसपास अगर ये पुल बैक में मिलता है तो यहाँ पर हम बाय करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1400, फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1400। तो फिलहाल इसमें मैं अभी भी ये एक्सटेंशन देखती हूँ मूव का, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक में हम इसमें एंटर कर सकते हैं। इस लेवल पर थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है। 8% ऊपर है आज स्टॉक, हालांकि मौका इसने दिन भर दिया, देखना होगा, वॉच आउट करना होगा। कंसोलिडेशन करने के बाद अब ये चलना शुरू हुआ है, और जब ये स्टॉक चलता है थोड़े दिन तो चलता है, लेकिन उसके बाद फिर ब्रीदर भी लेता है। अभी फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लगती है सोनाली को इस स्टॉक पे। लेकिन सोनाली, क्या फिर से फाइनेंस काउंटर्स आपको दिख रहे हैं कि रडार पर आ रहे हैं? LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, L&T फाइनेंस होल्डिंग हो, फिर से आप मूव शुरू हो गई है इनमें? बैंक्स तो क्योंकि चल ही रहे थे, NBFC से थोड़ा ब्रीदर लिया था। सोनाली, ध्वनि से जल्दी जान लेते हैं। ध्वनि, आप बताएं आपका क्या व्यू बनेगा? NBFCs पर आपको फिर से एक मूव दिख रही है? यहाँ पे NBFCs डेफिनेटली यहाँ पे एक अपमूव दिख रही है। M&M फाइनेंस स्टॉक है जिसको मैं खास करके डिस्कस करना चाहूंगी। M&M फाइनेंस में हमने देखा कि एक अपमूव के बाद एक हॉल्ट और एक डाउनवर्ड मूव इसके अंदर लास्ट 2 दिन में हमें विटनेस करने को मिला है। आज के दिन का जो अपमूव यहाँ पे बन रहा है, ये वापस से एक इसकी अपवर्ड जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो वापस से शुरू कर रहा है। तो M&M फाइनेंस खास करके मेरी रडार पे यहाँ पे रहेगा। इसमें करंट लेवल से भी हम एंट्री कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो आप वापस इसमें 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। फर्स्ट इसके अंदर आप 240 से लेके 242 तक के लेवल्स विटनेस कर सकते हैं, जिसके बाद स्टॉक में वापस से एक जो अपमूव बनती है तो वो आपको 250 के टारगेट्स तक भी एक्सटेंड करती हुई दिख सकती है। ओके ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स पे आपको व्यू पॉइंट मिल रहा है, लेकिन कई शेयर ऐसे हैं जो खबरों के दम पर चलते हैं। खासकर कमोडिटीज़ में जब कोई खबर आती है ना,
तो शेयर के आप चाल देखने लायक होती है। ऐसे कुछ चावल वाली कंपनीज के साथ भी चल रहा है, ऑलरेडी वैसे काफ़ी चले हुए थे लेकिन फिर भी इसमें आज अच्छी बढ़त फिर देखने को मिल रही है। शरद मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, आपको खबर बताएंगे। शरद जरा बताएं खबर क्या है चावल स्टॉक से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, राइस स्टॉक्स फोकस में है और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ओवरऑल डिमांड है यूरोप से वो बहुत स्ट्रांग आ रही है। अमेरिकाज़ और गल्फ में जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती है बासमती राइस की, वहाँ पे भी स्ट्रांग जो है एक्सपोर्ट डिमांड देखने मिल रही है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो राइस कंपनीज़ है वो अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स अगले साल के लिए एंटर करना शुरू कर रहे हैं और डीलर्स कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इस साल से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जा रहे हैं। अगर बासमती की जो प्राइसेस के बारे में बात करें तो 2022 में 20 से लेकर 25% तक का ग्रोथ बासमती में देखने मिला और अगर दिसंबर का महीना ले ले तो डीलर्स ने कहा है लगभग 3 से लेकर 5% का इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें बासमती राइस की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की तो फर्स्ट हाफ जो वित्त साल 2023 के आंकड़े बताते हैं वो लगभग 22 लाख टन का जो है ओवरऑल एक्सपोर्ट्स किया गया और ये जो नंबर्स हैं ये अच्छी इंक्रीज़ कर रहे हैं पिछले 4 से 5 साल में। अब जो है स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो सबसे पहले KRBL पे बात करूंगा। पिछले 6 महीने में स्टॉक डबल हो चुकी है। LT फूड्स पे भी है 50% से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें KRBL में तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन में अच्छी पकड़ है। 68% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और दूसरे साइड अगर LT फूड्स की बात करें तो 15% मार्केट शेयर बासमती राइस में आपको यूरोप में मिलेगा। 68% उनके टोटल रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं और हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डील है कंपनी ने साइन की है सऊदी अरेबिया के साथ। ओके ठीक है, ये आपको अलग अलग स्टॉक्स पे आपको व्यू पॉइंट मिल रहा है कि क्यों चावल वाले स्टॉक्स आपको चलते हुए दिख रहे हैं। LT फूड जिसका कोड है दावत, एक बार जरा ये चेक कीजिएगा। KRBL तो बहुत ही चला हुआ शेयर है। LT फूड ने थोड़ा ब्रीजर लिया हुआ है चलने के बाद, 113 रुपये के आसपास अभी चल रहा है ये। एक बार ध्वनि इस शेयर को आप चेक कीजिए तो ये 136 से 113 आया हुआ है और पहले ये 90 से 136 गया हुआ था, यानी कि एट द मिडल ऑफ दिस रेंज है। ऊपर जाएगा या फिर नीचे? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर स्टॉक को हम देख रहे हैं तो ज्यादातर इसका मूव यहाँ से अपवर्ड का लग रहा है। इसके कारण जो है वो फर्स्ट ये है कि इसमें हमने पहले भी देखा है कि 109 की जो रेंज बनी है वहां पे स्टॉक ने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स सपोर्ट लेवल बनाया है और अभी फिलहाल अगर हम इसकी जो शॉर्ट टर्म मूव अभी की कंसोलिडेशन जिसमें ये 110 से लेके ऊपर 117 या 120 की रेंज में जो घूम रहा है वहां पे भी हम देख रहे हैं तो जो स्विंग्स बन रहे हैं वो स्विंग्स में हर एक कैंडल जो है वो और ऊपर की तरफ के क्लोजर दे रही है, तो ज्यादातर मोमेंटम इसमें जो है वो अपसाइड का बनता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से भी इसमें बाय कर सकते हैं और जो सेफ ट्रेडर्स है वो 120 के ऊपर इसके अंदर एंट्री करे, बट करंट लेवल से भी अगर हम बाय करते हैं तो नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हमारा काफी सेफ हो जाता है, जिसमें हम 105 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रेकमेंड करेंगे क्योंकि स्टॉक यहाँ पे थोड़ी सी एक वोलेटिलिटी जो है वो भी दिखा रहा है। तो 105 के स्टॉप लॉस से इसमें एंट्री करी जा सकती है। सेफ प्लेयर्स जो है वो 120 के ऊपर एंट्री करे, पोजिशनल ट्रेड बनेगी। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके टारगेट्स जो है वो 130 तक यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है ध्वनि, जरा आप टाटा मोटर्स के चार्ट पे जरा चेक करके बताइए वो ये गाड़ी जो है स्टार्ट कब हो के चलेगी? काफी अंडर परफॉर्म कर रही है। आज ऑफ कोर्स अच्छा मूव आया है 1.25% का, क्योंकि हमारे कॉलीग अनुराग जोशी ने एक बड़ी खबर ब्रेक की थी। आइए एक बार जान लेते हैं खबर, उसके बाद आपसे चार्ट चेक लेंगे। अनुराग। हमने एक खबर ईटी नाउ स्वदेश पर नवंबर 16 को ब्रेक की थी। टाटा मोटर्स के एक बोर्ड कमिटी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO प्लान को इन प्रिंसिपल स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कल एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया कि टाटा मोटर्स इस IPO के ज़रिए अपना कुछ स्टेक बेचने का प्लान कर सकता है और टाटा मोटर्स का टाटा टेक्नोलॉजीज़ में 74% भागीदारी है और अन्य भागीदारी कुछ टाटा कंपनीज़ की है और एक सिंगापुर की फंड है अल्फा TC होल्डिंग्स, उसकी भी कुछ भागीदारी इस कंपनी में है। अभी ये IPO अहम है क्योंकि ये
पहला आईपीओ होगा। जब अगर ये आगे इसकी बात आगे बढ़ती है तो ये पहला आईपीओ होगा जो टाटा ग्रुप के किसी कंपनी ने किया है 2004 से। सो 2004 में टीसीएस ने अपने शेयर्स की लिस्टिंग की थी और ये आईपीओ का प्लान ऐसे टाइम आ रहा है जबकि एक और टाटा कंपनी टाटा प्ले ने सेबी के साथ गोपनीय रूप से अपने ऑफर डॉक्यूमेंट की प्री फाइलिंग कर दी है। अभी पिछले महीने ईटी नाउ स्वदेश ने पर हमने ये खबर भी ब्रेक की थी और हमने कुछ अधिक जानकारी दी थी कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज की आईपीओ है उसके लिए कंपनी संभवतः अगले तिमाही जो कि जनवरी से मार्च का पीरियड है उसमें अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग कर सकती है और जो अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही है जो अप्रैल जून का पीरियड है उसमें शायद ये आईपीओ आ सकता है। थैंक्स फॉर दैट अनुराग। आप बताइए ध्वनि, टाटा मोटर्स एक अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे स्पेस में, लेकिन क्या अब इसका समय बदल रहा है? क्या इसके अंदर बेट्स लेनी चाहिए पोजिशनल? जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स की बैटरी जो है वो थोड़ी सी डाउन लग रही है यहाँ पे। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की चार्जिंग है वो यहाँ पे 425 का लेवल बनता है, क्योंकि ये लेवल वीकलीज पे भी अगर हम देखें तो एक 50 वीक्स की एवरेज वहां पे हमें एज अ रेजिस्टेंस बन रही है और डेली चार्ट पे भी देखें तो 200 और 50 पीरियड की जो एवरेजेस है वो करीब काफी टाइम से एक बहुत ही टाइट रेंज में चल रही है। तो 425 का लेवल टाटा मोटर्स में बहुत ही क्रूशियल रहेगा। इसके ऊपर जब स्टॉक मूव करता है तो हमें एक शॉर्ट टर्म मूव यहाँ पे सबसे पहले विटनेस करने मिलेगी, जिसमें 444 का यहाँ पे एक टारगेट बनेगा। उसके ऊपर स्टॉक अगर अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे 473 तक के टारगेट्स को अकम्प्लिश कर सकता है। बट जब तक 425 का लेवल यहाँ पे ब्रीच नहीं हो रहा है डिसाइसिवली, तब तक इस स्टॉक में वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ठीक है, तो कुछ और स्टॉक्स बिल्कुल। तो टाटा मोटर्स पर उस तरह का परफॉर्मेंस आज के दिन आपको देखने को नहीं मिला, हालांकि 1.25% की तेजी है पूरे ऑटो पैक में जैसा कि परफॉर्मेंस रही। और आज इस न्यूज़ का ट्रिगर लग रहा था कि शायद एक बड़ी मूव आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी मूव नहीं आई। लेकिन ग्लेनमार्क के स्टॉक को देखते हैं ध्वनि। ग्लेनमार्क में जब गोवा प्लांट को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, यहाँ पर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आई, उस दिन ग्लेनमार्क ने बहुत बड़ा रिएक्शन डाउनसाइड भी दिया था, लेकिन रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। फिलहाल 2% के करीब मूव इसमें अभी दिख रही है और कल भी ये फ्लैट टू पॉजिटिव काम कर रहा था। यहाँ से क्या और अपसाइड दिख रहे हैं? क्या जो गैप फिल हुआ था, जो हिट हुआ था, वो फिल हो गया? जी बिल्कुल, यहाँ पे ग्लेनमार्क का चार्ट है वो काफी एक पॉजिटिव मूव में दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक जो है वो हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में यहाँ पे एक मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक की एक अपवर्ड मोमेंटम बनी हुई है जो हम सितंबर की स्टार्ट से विटनेस कर रहे हैं। एक राउंडिंग फॉर्मेशन स्टॉक के अंदर बन रही है। यहाँ पे करंट लेवल से भी हम स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकते हैं। 420 के नीचे इसका स्ट्रक्चर रिवर्सल होता है। जब तक 420 का लेवल इसके अंदर बरकरार है तो ग्लेनमार्क में कोई भी एक डिप को एक हम बाय के पोजीशन की तरफ ट्रीट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट्स इसके रहेंगे तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 455 तक का इसका फर्स्ट शॉर्ट टर्म का टारगेट एक अचीव हो सकता है और उसके बाद फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू होने पे जो राउंडिंग फॉर्मेशन की मैं बात कर रही थी वो कंप्लीशन हमें मिलता है 485 के लेवल्स तक। तो 485 के लेवल्स तक पोजिशनल बेट यहाँ पे कैरी करी जा सकती है। ओके, ठीक है ध्वनि। एक शेयर आप देखिए जिसका नाम है कर्नाटका बैंक। ये अभी अभी ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। क्या इसको पकड़ना चाहिए, अभी छोड़ दें? थोड़ा चला हुआ है, इससे दूर रहें, करें क्या? थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर कीजिए कर्नाटका बैंक, क्योंकि अब जो बैंक निफ्टी की जो तेज़ी आएगी ना थोड़े नीचे तक शेयर तक अपनी पावर भेजेगी। वो भले ये पार्ट नहीं है बैंक निफ्टी का, बट सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है। और हम देख रहे हैं कि हमें पीएसयू बैंक्स में एक थोड़ा सा यहाँ पे अपमूव ज्यादा विटनेस करने को मिल रहा है। कर्नाटका बैंक को अगर हमें लॉन्ग पोजीशन में एंटर करना है तो ये एक अपने जो हाइज बने हुए थे काफी टाइम पहले के, जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि इसके चार्ट स्ट्रक्चर में हम 2018 के हाइज की बात कर रहे हैं, वहां तक अभी एक लॉन्ग रन अप दे चुका है। तो डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ा सा कूल ऑफ आने की जरूरत है। कूल ऑफ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे 143 के लेवल्स तक का एक कूल ऑफ मिलता है तो उस डिप्स को आप यूज कर सकते हैं फ्रेश पोजीशन को इनिशिएट करने के लिए।
करंट लेवल से इसके अंदर जो कोई भी पोजीशन इनिशिएट करनी है तो 165 का लेवल रहेगा इसके अंदर कि आप कोई भी एक फ्रेश पोजीशन इसमें इनिशिएट कर सकते हैं, बट फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कोई भी एक लॉन्ग ट्रेड नहीं बन रहा है। ओके, देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। कोई भी स्टॉक जिसके आगे बैंक लगाओ और छोटा हो, अकड़ बकड़ बम्बे, वो आप हमारे दीपी जी के फॉर्मूले में कर लीजिए आप काम, और अगर बैंक लगाए तो बड़ी कैंडल वहाँ बन रही है। लेकिन इस पे हम काम करेंगे और अभी हम चलते हैं वामाक्षी के पास ये बताने के लिए कौन सी चीज़ों पे आपको नज़र होनी चाहिए। अभी रेडी नहीं, कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद चले जाएंगे। कुछ और स्टॉक्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। एशियन पेंट्स और बर्जर 2-3 दिन से क्रूड के नीचे गिरने के बावजूद नहीं चल रहे। ज़रा चार्ट लेके आइए, क्या एक अपॉर्चुनिटी बन रही है एशियन पेंट्स में, बर्जर में? ध्वनि जी बिल्कुल, एशियन पेंट्स और बर्जर यहाँ पे दोनों ही स्टॉक अच्छे खासे हमें पिटे हुए दिख रहे हैं। बर्जर का स्टॉक हम पहले स्पेशली डिस्कस करते हैं तो आज के दिन में भी इसके लिए बहुत ही नेसेसरी था कि वो प्रीवियस डे हाई को ब्रीच करे, उसके बाद इसके अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए 630 का लेवल ऊपर की तरफ में क्रॉस करना। करंटली कोई भी बर्जर में एक बाय साइड की रिकमेंडेशन नहीं बनती है। हाँ, फ्यूचर्स में अगर इनको सेल करना चाहते हैं तो ट्रेडर्स स्पेसिफिक यहाँ पे फ्यूचर्स में इसको सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका जो डाउनवर्ड मूव है वो आपको 595 तक यहाँ पे नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल एशियन पेंट्स का भी वही हाल है। ज्यादातर मुझे कन्विक्शन यहाँ पे बर्जर में लग रहा है शॉर्ट साइड का। एशियन पेंट्स में वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी क्योंकि 200 पीरियड की एवरेज को वो नीचे की तरफ ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। इसे ब्रीच करता है तो इसे भी एक शॉर्ट ट्रेड के तरह ट्रीट करा जाएगा। कोई भी एक लॉन्ग साइड की बेट दोनों में ही रिकमेंडेड नहीं। सुमित मूलचंदानी भी हमारे साथ अब आ गए हैं। सुमित, क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज आपके पास? जी गुड आफ्टरनून सभी व्यूअर्स को। आज के लिए जो मेरा वॉच लिस्ट में ऐड है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस काफी टाइम से अगर हम देखें तो डबल टॉप बना के एक डाउनवर्ड चैनल में चल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन से यहाँ पे सस्टेन करने का किया है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन बना है। अगर यहाँ पे आज अच्छा खासा क्लोजिंग आ जाता है और कल फर्स्ट सेशन में यहाँ पे फॉलोअप मिल रहा है तो मैं बाय करूंगा इस स्टॉक को। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मैं मेंटेन करूंगा, कल का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा दैट इज बिलो द लेवल ऑफ 6400। अपसाइड में मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 7200। नेक्स्ट लेवल जो रहेगा 7400 का। और जो दूसरा स्टॉक मैं ऐड करना चाहूंगा वो रहेगा MCX का। MCX देखिए, अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें तो बढ़िया सा एक राउंड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। राउंड बॉटम फॉर्मेशन का टारगेट देखें तो 2000 और 2100 का रहेगा। एवरी डिप इज अ बाय। यहाँ पे आप जब भी नीचे मिले आप बाय कीजिए। 1540 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जैसे कि अभी मैंने बताया राउंडिंग टॉप, तो यहाँ पे 2000 के लेवल आप देख सकते हैं। राइट, आपको यहाँ पर MCX डिप्स पर खरीदारी करने की आप सलाह दे रहे हैं। इन स्टॉक्स पर आपकी नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त बाजार की नजर कौन से इवेंट्स पर बनी हुई है? ग्लोबली भी और डोमेस्टिक भी सारे इवेंट्स कंपाइल कर रहे हैं हमारे लिए वमाक्षी ने। आइए उनसे समझते हैं। पहले वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उन ग्लोबल क्यूज के साथ जो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में एक्सपेक्टेड है। तो यूएस की तरफ से हम देखेंगे कि उनके CPI नंबर्स और मंथली बजट स्टेटमेंट आज आएंगे और इसका इम्पैक्ट हमें यूएस के बाजार पर आज दिखेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ डोमेस्टिक क्यूज जो कल रिपोर्ट होंगे वो होंगे इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस रिलेटेड डेटा है और नवंबर होलसेल प्राइसेस है। मगर कल का जो ग्लोबल फ्रंट पर अहम ट्रिगर रहेगा वो होगा FOMC का रेट डिसीजन और उसी के बाद हम देखेंगे कि फेड की जो फेड चेयर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसके अलावा आइए देखते हैं कॉर्पोरेट फ्रंट पर क्या एक्शन हो रहा है। SBI फोकस में रहेगा। सेंट्रल बोर्ड की बैठक होने वाली है। एडिशनल टियर 1 कैपिटल की रेजिंग को कंपनी कंसिडर करने वाली है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कामत होटल, स्पंदना स्फूर्ति जैसे नाम भी कल फोकस में होंगे। बोर्ड की बैठक होने वाली है। फंड रेजिंग पर चर्चा करेंगे। स्टार हाउसिंग फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। कल आखिरी दिन है ये स्टॉक खरीदने का। अगर बोनस इशू के लिए एलिजिबल होना है तो RSWM भी फोकस में रहेगा। राइट्स इशू के लिए अगर एलिजिबल होना है तो कल आखिरी दिन है ये स्टॉक खरीदने का। इसके अलावा IPO मार्केट में भी काफ़ी एक्शन हो रहा है और इनफैक्ट कल आखिरी दिन है सूला विन्यास के IPO को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये थे सारे अहम ट्रिगर्स, इवेंट्स और फैक्टर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ममाक्षी। इसमें से बड़ा एक की इवेंट तो ऑफ कोर्स पूरे बाजार की नजर उस पर, वो है फेड की बैठक जो शुरू होगी। चले ठीक है, लेकिन कुछ और जो स्टॉक्स इन्होंने यहाँ बताए और उनमें कई सारे स्टॉक्स, इंटरेस्टिंग स्टॉक, एक और स्टॉक देख लेते हैं, आरसीएफ। यहाँ पर इंटीरियम डिविडेंड का भी लास्ट डे रहेगा बाय आउट करने के लिए कल, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स वैसे भी चल रहे हैं। सुमित, आप आरसीएफ में ये बड़ी मूव के बाद आज एक आध दिन से इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, क्या ये लेवल्स एक्यूमुलेशन के लिए ये डिप्स को बाय करें? जी बिल्कुल, अगर आप इंडिकेटर बेस पे भी देखेंगे तो स्टॉक जो है वो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है, और यहाँ पे जब आरएसआई या फिर कोई भी आप इंडिकेटर देखेंगे तो उसको कूल ऑफ करने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो बिल्कुल जब भी जैसे यहाँ पे ये बाउंस बैक दिखेगा, वन कैन एक्यूमुलेट हियर, और जब भी यहाँ पे फ्रेश हाई भी बनाए आप तब भी इसको और भी आप फ्रेशली बाय कर सकते हैं। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो 120 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और अपसाइड में मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 162 एंड 174। ओके ठीक है, आरसीएफ इस शेयर पे भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आरसीएफ के अंदर, और ये कोई बड़ी बात नहीं है 10 साल का ब्रेकआउट भी आपको करता हुआ शेयर दिख जाए। खैर एनी हाउ 3 बज चुकी है, खबर गर्म है, यानी कि डीलर रूम चेक ले लेते हैं एक बार। आइए शरद को अपने साथ जोड़ते हैं। शरद जी बताइए गर्मा गर्म खबर। जी बिल्कुल, हमारी बात जो है ब्रोकर्स, डीलर्स और एनालिस्ट से हो रही है, और हमने सबसे पहला स्टॉक लिया है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे एचएनआई सेलिंग जो है इंटेंसिफाई हो गई है, और लगातार 5वें दिन में जो है सेलिंग प्रेशर जो है स्टॉक में देखने मिल रही है, और ये सेलिंग प्रेशर जो है क्यूएसआर स्टॉक्स में भी थोड़ी देखने मिल रही है, और ये ऑफकोर्स देवयानी इंटरनेशनल और जुबलेंट फूडवर्क्स का मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा, यहाँ पे एचएनआई सेलिंग हो रही है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा पॉलीकैब स्टॉक में, जो है यहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि डोमेस्टिक फंड हाउसेज ने बाइंग स्टार्ट की है, और डीलर्स कह रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूस बाइंग इस स्टॉक में देखने मिल रही है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम लेवल्स को टच किया है, लेकिन हालांकि अगर वैल्यूएशंस देखें तो अभी भी 14% डिस्काउंट्स अपने लाइफ टाइम हाई लेवल वैल्यूएशन से कर रही है, और अभी करंटली 12 मंथ्स फॉरवर्ड में लगभग 40 गुना पी पे जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला मिल्क स्पेस से दोदला डेयरी, यहाँ पे जो है फ्रेश बाइंग जो है पीएमएस और एचएनआई दोनों सेगमेंट्स में देखने मिल रही है। और याद रखिए कंपनी ने जो है, हमने डीलर से बात की है कि लगभग 2 प्राइस हाइक्स जो है पिछले 4 से लेकर 6 हफ्ते में ऑलरेडी ले ली, और ये मार्केट्स ने अब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसके अलावा 2 अहम ट्रिगर और है कि मैरिज सीजन का जो डिमांड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और दूसरा बात है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी अब कूल ऑफ होने लगे हैं, तो एक्यूमुलेशन जो है दोदला डेयरी में देखने मिल रहा है। ओके ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो आप अभी बता भी रहे थे। डोडला डेयरी में एक राइडर के साथ कि वॉल्यूम कम रहता है। एक बार ध्वनि आप इस शेयर को जरा चेक कीजिए तो। डोडला डेयरी स्पेलिंग है DODLA। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर ओवरऑल हम देखें तो ज्यादातर इसका एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिल रहा है। इसके अंदर कोई भी एक बाइंग इनिशिएट करनी है तो इसके डिप्स की वेट करना पड़ेगा। 475 का लेवल है जहां तक ये स्टॉक और वापस से डिप कर सकता है। 475 के लेवल्स को अगर ब्रीच करता है तो इसका एक बेरिश साइड का कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो वापस से इनिशिएट होगा। तो 475 के लेवल्स पे इसको वापस रिव्यू कर सकते हैं। वहां पे अगर कूल ऑफ होता है तो स्टॉक के अंदर कोई भी एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, बट करंट लेवल से कोई भी एक बाइंग की रिकमेंडेशन अभी इसमें नहीं बन रही। इनफैक्ट आपको एक और बैंक स्टॉक में हम आपको लगातार 3-4 दिन से बता रहे हैं कि आपको इंडसइंड बैंक पे नजर रखनी है। इंडसइंड बैंक में काफी बदलाव है और वो सीवी साइकिल का एक बहुत शानदार प्ले है। आज भी देखिए डेज हाई पे इंडसइंड बैंक और लाल निशान के साथ खुला था। इंडसइंड बैंक 1250 रुपए के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। सुमित जरा बताइए, जरा चेक करके, क्या ये 1300 प्लस लेवल्स भी जा सकता है क्या, जो इसके प्रीवियस 1400 रुपए जा चुका है, पहले के लेवल्स हुआ करते थे, उसके बाद करेक्ट होके 800 गया था ये। अगर अभी की बात करें तो 1170 1180 ये इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो टिल द टाइम इसके नीचे क्लोज नहीं आ रहा, बिल्कुल आप जब भी डिप मिले आप बाय कीजिए। आज का कैंडल भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट नियर टू द डे हाई है और इसने रीटेस्ट भी किया हुआ है लेवल को। 1270 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। अगर 1270 के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है और खास करके वीकली, बिल्कुल मैं अपसाइड में 1400 भी इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और राइट, तो ये तो इंडसइंड बैंक पर एक व्यू रहा, लेकिन इस बीच जो दूसरे बैंक्स है और इनफैक्ट हम देखें तो लॉजिस्टिक काउंटर्स भी सुबह से ही स्ट्रॉन्ग है
ऑल कार्गो लॉजिस्टिक हो, वियरल लॉजिस्टिक हो, यहाँ पर भी बड़ी मूव बनी हुई है, 4-5% तक की मूव बन रही है। डीजल को भी अब डीजल कार्स होंगी, डीजल ट्रक्स होंगे मेजरली जो लॉजिस्टिक में यूज होते हैं। और इनफैक्ट इस पर एक रिपोर्ट भी आ जाई थी कि कहीं ना कहीं जो क्रूड के बेनिफिशियरी हैं, डीजल के भी मार्जिन अब सुधरने लगेंगे। क्या वो एक रिलेशन है जिसकी वजह से स्टॉक्स इतना चल रहा है? लेकिन स्टॉक्स पर क्या स्ट्रेंथ चार्ट्स पर क्या स्ट्रेंथ दिख रही है? सुमित, आप इन स्टॉक्स में बाइंग की रिकमेंडेशन देंगे? जी बिल्कुल, ऑल कार्गो अगर देखा जाए तो एक हमारा फॉलो कॉल जैसा बोल सकते हैं। इसको हमने बाय रिकमेंड किया हुआ था 360 लेवल्स के नियर बाय, उसके बाद स्टॉक 480 के नियर बाय 500 से जाके रिजेक्शन आया था। अभी भी बोले तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग से हो रहा है, जो व्यू है वो नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे 410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसी के पास भी करंट होल्डिंग है तो बिल्कुल आप बने रहिए। अपसाइड में जो मेरा पहला टारगेट है दैट इज 513। ठीक है सुमित, कोई मेटल कंपनीज में से आपके पास है कोई शेयर? वैसे अगर आप कहें तो मैं जिंदल 100 एक शेयर आपके सामने रखना चाहता हूं। ये शेयर अपनी गिरावट को खत्म करके आप साइन ऐसे दे रहा है कि थोड़ी रिकवरी करेगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर एक मेटल शेयर आप और दीजिए। नहीं, जो आपने पसंद किया ऑलमोस्ट काफी टाइम हम दोनों का डीपीजी सेम स्टॉक ही होता है। ये स्टॉक आप देखिए 100 रुपीज पे कर रहा है, 95 जो इसका एक लेवल है। अगर देखें तो पिछले 4 महीने से ये लेवल सस्टेन बार बार रिजेक्शन हो रहा था और आज के दिन में ही इसको क्लोजिंग मिल रही है, वो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट है। अगर कल इसे फॉलोअप मिल रहा है तो मेरा एक्सपेक्टेशन है पहला टारगेट इसका रहेगा 115 और जो दूसरा टारगेट रहेगा दैट विल बी 126। कल का ही एक स्टॉप लॉस लेके मेंटेन कर सकते हैं बिलो द 90 लेवल्स। ओके ठीक है, जिंदल 100 पे ध्यान रखिएगा। एक स्मार्ट पुल बैक का सौदा बन सकता है। और अगर चर्निंग होती है बैंक के बाद आईटी के साथ में जुड़ा हुआ सेगमेंट है मेटल्स, कुछ पोजीशंस 100 दिन में अच्छी बनी है। और जैसे आज भी सुबह आपको बता रहे थे कि अगर चाइना की कमेंट्री अच्छी आती है तो मेटल्स को थोड़ा हिला डुला सकती है। और दूसरी बात, अगर फेड से भी कुछ पॉजिटिव आ जाए तो मेटल्स सबसे बड़ा कंटेंडर होगा शॉर्ट कवरिंग का। इसलिए कुछ स्टॉक्स में पोजीशंस अपने वित्तीय सलाहकारों की राय से पूछ लीजिएगा, ले लीजिएगा कि कैसे उनके अंदर कैसे ट्रेड करना है। एक और छोटा शेयर है जिससे मेरे को पता करना है, पीएनबी। एक बार ध्वनि ये बताइएगा कि इन्वेस्टर को अभी भी बने रहना है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर लें पीएनबी से, क्योंकि अब ये हिस्सा ना शिफ्ट हो रहा है। केटीके बैंक, सीएसबी बैंक अब यहाँ तक पहुँच गया, तो पीएनबी से बाहर हो जाएं। यहाँ पे मेरी सलाह ये रहेगी कि इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे एक बार इसको और होल्ड कर सकते हैं। जो अपवर्ड मूव है इसका वो यहाँ पे 59-60 के जो लेवल्स है इसने आज इस वीक में जो ब्रीच करे हैं उसके ऊपर और एक कंटिन्यूएशन देते हुए दिख रहे हैं। हम ओवरऑल इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को अराउंड 65 to 67 का एक लेवल रहेगा जहां पे इसके अंदर हमें ओवरऑल बाइंग फिज आउट होती हुई दिखेगी। बट 65 to 67 के जो लेवल्स बनते हैं वहां तक हम अभी और इसे इन्वेस्टर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो ये तो पीएनबी की बात हुई, लेकिन हम लगातार डिफेंस इक्विपमेंट्स इन स्टॉक्स की भी बात करते रहते हैं। उन पर भी आप लगातार देखते हैं कि किस तरह की मूव आई है। आज हमने अमित बैनर्जी से, बीईएमएल के सीएमडी, उनसे भी बात की थी। उनकी ऑर्डर बुक किस तरह की है और कैसे आगे उनको विजिबिलिटी दिखती है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखते हैं। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। ऑर्डर्स के बारे में अगर देखें तो हम लोग के पास अभी रेल एंड मेट्रो में मेमू का ऑर्डर है, करीब 88 नंबर्स ऑर्डर हम लोग के पास है। फिर कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट का 3 ट्रेन सेट का ऑर्डर हमारा पास है। और रेल ग्राइंडिंग मशीन भी हम लोग बना रहे हैं लोरम यूएसए के साथ, तो वो भी काफी करीबन 350 करोड़ का ऑर्डर बुक है वो। हमारा रेल एंड मेट्रो ऑर्डर जो है वो करीबन 3,500 करोड़ का आसपास है। डिफेंस का ऑर्डर भी हमारे पास 3,000 के ऊपर है। कुल मिला के हमारा कंपनी का ऑर्डर जो है पिछले सितंबर एंड तक 8,800 करोड़ था। और हमारा प्लान है कि पहले भी हम बता चुके हैं कि इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हम 12,000 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं। अगर वंदे भारत का ऑर्डर मिल गया तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा इस साल के अंत तक। बिल्कुल, तो वंदे भारत से भी बड़ी ऑर्डर बुक इस कंपनी को मिल रही है जो ऑलरेडी कैपिटल गुड स्पेस में है। रेलवेज के लिए मेजरली
ये सप्लाई करती है। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स काफी एक्शन में है ध्वनि, आज आप केसी इंटरनेशनल को भी देखें, वहां पे भी कई सेगमेंट्स में उनको ऑर्डर मिले हैं। आप लगातार कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और आप इंफ्रा और रेलवे स्टॉक्स को देखें, उनमें अच्छी बज बनी हुई है और ये समय फेवरेबल भी होता है क्योंकि बजट से पहले का समय है। इस विजिबिलिटी के साथ आपको रेलवे स्टॉक्स में क्या पसंद आ रहा है? रेलवे की बात करते हैं तो आईआरसीटीसी का स्टॉक यहाँ पे हमें मिस नहीं करना चाहिए। उसका डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम चार्ट स्टडी कर रहे हैं तो एक यहाँ पे ओवरऑल स्लो मोमेंटम बना हुआ है, बट अपसाइड का ही बना हुआ है। ओवरऑल नीचे जो सपोर्ट लेवल बनते हैं तो यहाँ पे 200 पीरियड की मूविंग एवरेज है और प्रीवियस स्विंग लो है, तो क्लस्टर ऑफ एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हमें टोटल 700 से 710 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जो 1% की यहाँ पे गैप रेंज बनती है, उसी को प्ले करना है। जब भी स्टॉक हमें 700 या 707 तक का एक डिप यहाँ पे मिलता है तो उसमें यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन रहेगी। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टारगेट के हिसाब से इसको प्ले करना चाहिए। जो फर्स्ट यहाँ पे टारगेट रहेगा तो आप 750 का टारगेट लेके चलिए। उसके बाद इसमें जो मोमेंटम है वो एक तबक्के के साथ इसके अंदर एक्सटेंड करता हुआ दिख रहा है, जिसमें 777 और उसके बाद 800 तक का भी जो अपसाइड है वो एक यहाँ पे एक्सटेंड करता हुआ दिख रहा है। और 800 पे यहाँ पे मेरी एक बार किसी भी इन्वेस्टर को सलाह रहेगी कि आप फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है सुमित, एक मेटल की और कंपनी है वर्धमान स्पेशल स्टील के नाम से, VSSL के नाम से आपको वो शेयर मिल जाएगा। एक बार जरा उसको भी चेक कीजिए, क्या उसमें भी कुछ पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। एक्चुअली मेटल्स के दो ही शेयर, एक तो जिंदल सौ जिस पे चर्चा हुई है और एक ये वाला शेयर वर्धमान स्पेशल स्टील्स, इसको भी जरा चेक कीजिए आप। ये स्टॉक पिछले 2 दिन से बज में है अगर आप नोट कीजिए तो, और आज का जो वॉल्यूम है अगर हम देखें तो पिछले ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम बना हुआ है। लेकिन इस स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ अगस्त अपना एक हाई बनाया था, दैट वाज अराउंड द लेवल ऑफ 280 और आज का दैट वाज अराउंड 310। तो 310 के ऊपर जब तक क्लोज ना आए फ्रेश बाइंग का मैं नहीं सलाह दूंगा, लेकिन अगर किसी के पास होल्डिंग है बिल्कुल आप बने रहिए। यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन बना है, तो ब्रेकआउट का वेट कीजिए। जैसे ही ये ब्रेकआउट आएगा 400 के जो लेवल्स है वो भी अचीव हो सकते हैं। सो जस्ट वेट और ऐड कीजिए इसको अपनी वॉच लिस्ट में। ओके ठीक है, एक शेयर और है डिविस लैब, क्या इसको धीरे धीरे एकुमुलेट करने का समय है? मैं कई दिनों से इसके बारे में बात रख रहा हूँ और ये शेयर आप देखेंगे चाहे बाजार के अंदर बढ़त हो या गिरावट हो, ये अपने बेस को अच्छे से प्रोटेक्ट किए हुए है। धोनी, ये क्वेश्चन आपसे है, डिविस लैब ये सिर्फ एक इन्वेस्टर्स के लिए कॉल होनी चाहिए, ट्रेडर स्विंग ट्रेडर्स कृपा करके इसके अंदर ना आए, बट एक इन्वेस्टर जरूर आए। क्या आपका जवाब हाँ है कि फिर अभी रुकेंगे आप? जी बिल्कुल, इसके अंदर इन्वेस्टर्स के लिए जो बेस बना है वो काफी एक पक्का बेस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें नीचे की तरफ में 3240 का लेवल है जो एक काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस बना है। मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम स्टॉक ने इसको यहाँ पे एक टेस्ट भी करा है। ओवरऑल अगर हम इसके RSI की बात करते हैं तो RSI में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इसके अंदर डेफिनेटली एक पोजीशन बनानी चाहिए। इसके जो फिबोनाची हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे 3633 तक का एक लेवल बनता है जहां तक स्टॉक वापस एक अपमूव दिखा सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली नीचे की तरफ जैसे हमने बात करा 3240 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 3633 तक का एक लेवल बनता है जहां तक इसकी एक अपमूव बनी जा सकती है। ओके ठीक है, सो ये तो डिविस लैब की मूव अप फिर से आपको शुरू हो गई है दिखनी, बड़ी मूव नहीं पर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ तो दिख रहा है स्टॉक जहां से गिरना शुरू हुआ था। लेकिन क्या फिर से HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इन काउंटर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिख रहा है? आज सुबह हमने एक न्यूज भी टच बेस की थी कि LIC के काउंटर में भी आपको मूव दिख रही है और उसका रीजन है कि वो अपने कुछ PSU सब्सिडरीज को मर्ज करने की बात हो रही है। आप LIC में देखेंगे कि वहां पर कल के डिलीवरी वॉल्यूम्स कल भी बहुत अच्छे थे और आज भी आप देखें तो यहाँ 3% की मूव दिख रही है। क्या इंश्योरेंस स्पेस में SBI लाइफ, HDFC लाइफ या फिर LIC आपको पसंद आ रहा है सुमित? रिसेंटली अगर देखें तो LIC ने काफी अच्छा मूव दिया है कंपेयरिंग टू SBI लाइफ या फिर HDFC। तो यहाँ पे अगर करंट लेवल की बात करें तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि RSI के बेसिस पे भी आप देखेंगे तो ओवरबॉट सिनेरियो हो चुका है, इट इज नियर टू द लेवल ऑफ द 80। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है।
लेकिन अगर नीचे आ रहा है तो बिल्कुल आप 676-80 का जो लेवल है वहां पे एक फ्रेश इनिशिएट कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 640 की, लेकिन करंट लेवल पे मैं इनिशिएट नहीं करूंगा फ्रेश बाइंग के लिए। पहले से जो ऑलरेडी इस स्टॉक में है वो सिर्फ पोजीशन को यहाँ होल्ड करें, नई पोजीशन यहाँ पर नहीं रेकमेंड कर रहे हैं सुमित। ध्वनि, कल हमने देखा एल्कम के स्टॉक में भी अच्छे वॉल्यूम्स थे, आज बहुत फ्लैट से पॉजिटिव कारोबार कर रहा है, लेकिन क्या आज भी अच्छा वॉल्यूम सर्ज दिख रहा है? क्या स्टॉक में कोई चाल दिख रही है आपको? इस स्टॉक में अगर हम दिन की स्टार्ट में देखें तो वहां पे एक वॉल्यूम सर्ज हमें डेफिनेटली देखने को मिली थी, बट ओवरऑल इसकी जो कैंडल फॉर्मेशन बन रही है वो कैंडल फॉर्मेशन एक यहाँ पे बहुत ही नैरो रेंज बना रही है, जिसमें हम उसकी जो रेंज की बात करते हैं तो बॉटम 50% ऑफ द रेंज में क्लोज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कॉशियस व्यू बनता है इसके अंदर, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इसकी जो 50 पीरियड की ईएमए है डेलीज पे, उसके पास एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता हुआ दिखा है। आज के दिन में भी हमने जो हाइस बनाए वो उसी लेवल के पास थे, वहां पे हमने रेजिस्टेंस ली और स्टॉक ने वहां से वापस एक नीचे की तरफ का हमें मूव दिखाया है। तो करंट लेवल से इसके अंदर कोई भी एक बाय साइड की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अगर डेज लो जो इसके बने हैं 3090 के, इनको ब्रीच करता है तो इसमें एक सेल साइड की यहाँ पे ट्रेड बनती है जो इनिशिएट होगी, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद 3020 तक के इसका एक डाउन मूव हमें विटनेस करने मिलेगा। केईसी इंटरनेशनल को आज ऑर्डर मिला था 1350 करोड़ रुपए का। शेयर क्या ज़बरदस्त चला और क्या बेहतरीन चला, और इसी पे बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ रही है। कंपनी के एमडी एंड सीईओ विमल केजरीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ऑर्डर थोड़ा बड़ा है 1350 करोड़ रुपए का। हमको जरा ये बताएंगे ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कब तक पूरा करना है आपको? ये ऑर्डर कितने हिस्सों में बटा हुआ है या फिर एक ही ऑर्डर है एक ही डिवीजन के लिए? सर देखिए, हमने करीब 1350 करोड़ के ऑर्डर अनाउंस किए हैं, और उसके अगर जोड़ ले तो उसमें करीब इस साल में हमारा 13,000 करोड़ के ऑर्डर इनटेक हो गई है, जो 20% ज्यादा है पिछले साल से। इसमें ऑर्डर्स में अगर देखेंगे तो 70% टीएनडी के हैं और करीब 25% सिविल के हैं और थोड़ा बहुत केबल के हैं। टाइमलाइंस इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूशन की करीब 12 से 15 महीने के आसपास है, और कुछ ऑर्डर्स तो अभी शुरू हो रहे हैं, तो Q4 में कुछ रेवेन्यू आएगी और बाकी रेवेन्यू जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से मोटा मोटा ब्रेकअप है। अगर उसके कुछ हाइलाइट्स देखें तो एक तो हमको HVDC कन्वर्टर स्टेशन, टर्मिनल स्टेशन बनाने का ऑर्डर मिला है, जो बहुत ही रेयर होता है, बिकॉज जनरली ये सारे OEM बनाते हैं, पहली बार उन्होंने किसी EPC को दिया है, और HVDC के काफी प्रोजेक्ट आने की उम्मीद है अगले साल में और उसके बाद में, तो उससे हमारे काफी फायदा होगा। दूसरा, हमारे मिडिल ईस्ट का प्रेजेंस बढ़ गया है, हमने कुवैत में एक ऑर्डर ले लिया है, और सिविल में देखेंगे तो डेटा सेंटर का एक और ऑर्डर हमको मिल गया है। जो हम बात कर रहे हैं कि डेटा सेंटर में बहुत ग्रोथ हो रहा है, वो इस ऑर्डर से हमारे और मजबूती आ रही है। विमल जी, एक्चुअली यही मेरे को पता करना था, आपका जो HDVC टर्मिनल को आप बता रहे हैं कि पहली बार किसी EPC कंपनी को ऑर्डर मिला है, इसकी कितनी इंक्वायरी आपके पास आ रही है? ये वन ऑफ है या फिर अब इंक्वायरी का फ्लो बढ़ा है आपके पास आके?
देखिए एचवीडीसी के भी और जो 3-4 प्रोजेक्ट की बात हो रही है, अभी वो थोड़े से ड्राइंग स्टेज में है, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक राजस्थान का एक आ रहा है। उसमें हमारे जो ओईएम्स है जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे एज सप्लायर्स, उनसे बातचीत चल रही है। हमारी थोड़ी बहुत पावर ग्रिड वगैरह से भी बातचीत हो रही है, लेकिन थोड़ा सा प्री मेच्योर्ड है अभी। आई थिंक 3-4 महीने लगेंगे फर्स्ट टेंडर आने में। कैपेक्स की तो हमारे कोई खास जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें मेनली हमारी सिविल टीम भी इन्वॉल्व है। सिविल टीम के पास ऑलरेडी अपने इक्विपमेंट्स वगैरह है, तो कोई ऐसे सिग्निफिकेंट कैपेक्स नहीं होगा इसमें। ठीक है विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने ऑर्डर का डिस्क्रिप्शन बताया, साथ ही बताया कि किसी ईपीएस वाली कंपनी को एचडीवीसी टर्मिनल्स के ऑर्डर मिल रहे हैं जो कि टिपिकली थर्मल पावर प्रोजेक्ट से कनेक्टेड होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। शेयर 4% ऊपर, ऑर्डर का बाजार शेयर को नीचे नहीं उतरने दे रहा। आगे बढ़ते हैं। धोनी, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे केटीके बैंक यानी कि कर्नाटका बैंक के बारे में पता किया था। उस समय भाव था 160-161 का, अभी भाव है 164-65 का। ये 3-4 रुपये, इतनी तेज़ी है कि शेयर को पकड़ो ढूंढो और साथ ही साथ में चलने लग जा रहा है। कर्नाटका बैंक को बीटीएसटी में कर दिया कन्वर्ट, 6% ऊपर हो गया, और एक्चुअली में ब्रेकआउट आप 165 का बता रही थी, आज 164 के ऊपर के तो क्लोजिंग देगा ये। जी बिल्कुल, यहाँ पे इसकी जो ब्रेकआउट है इसी के पास इसने वापस से जो है वो रेजिस्टेंस ली है। इसकी जो अपमूव बनी उसके बाद करंट कैंडल इसकी जो फॉर्मेशन हो रही है वो यहाँ पे एक मुझे रेड कैंडल दिख रही है, तो करंट लेवल से भी मेरी डेफिनेटली इसके अंदर अभी भी कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं बन रही है। बैंकिंग स्टॉक्स जो यहाँ पे बहुत ही हमें एक फेवरेबल कंडीशन में दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कैनरा बैंक को चूज करना चाहूंगी इंस्टेड ऑफ केटीके बैंक, क्योंकि कैनरा बैंक में अभी भी इसकी जो मूव है वो इसकी रेंज प्ले आउट हो रही है, और इसके अंदर वापस से बीटीएसटी अगर हम करने जाए तो यहाँ पे 330 का टारगेट बनता है, जो हमें 1 से 1.5% की मूव देता है। बट उसके अलावा अगर हम इसको ओवरऑल यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक में अभी भी मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है, और इसके अंदर वापस से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोजिशनली इसके अंदर हमें 344 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके, तो कर्नाटका बैंक में तो आपको फिर से एक बड़ी मूव दिख रही है। कई सारे मिड टियर पीएसयू बैंक्स हैं, उनमें एक तरह की मूव दिख रही है और वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर दिन कोई ना कोई नया स्टॉक आपको दिखता है। आज कर्नाटका बैंक की बारी लग रही है। लेकिन इस बीच जो दूसरे स्टॉक्स हैं और जहां बड़ी मूव है, टाटा कम्युनिकेशन, इसको हमने शो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, पॉलीकैब, एमसीएक्स अभी फिलहाल सुमित भी हमें दे रहे थे कि वहां पर उनको बड़ी तेजी दिख रही है। बट फार्मा स्पेस के भी कई काउंटर्स तो एक्टिव हैं, सन फार्मा हो, सिप्ला हो, डिविस लैब है, औरो फार्मा हो। थोड़ा सा बाजार डिफेंसिव टिल्ट भी ले रहा है। सुमित, क्या कोई डिफेंसिव बेट ऐड करनी चाहिए एज अ बीटीएसटी ट्रेड? अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पे मैं सिप्ला को ऐड करना चाहूंगा। देखिए सिप्ला में एक डबल बेस बना है यहाँ पे, 1080 का जो लेवल है आज भी वो लो है। आज का ही आप एक स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर किसी को बीटीएसटी करना है तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा 1100 का, टारगेट मेरा रहेगा 1140 का। ठीक है, आप यहां से सिप्ला को ऐड करेंगे। ध्वनि, आप क्या लेंगे बीटीएसटी ट्रेड्स आज? इससे थोड़ी देर पहले हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में एचडीएफसी लाइफ का यहाँ पे जो चार्ट बन रहा है वो मुझे प्राइवेट सेक्टर से बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओवरऑल इसका हम देख रहे हैं तो एक अपवर्ड मूव इसने बनाई, जिसके बाद स्टॉक ने लगातार हमें यहाँ पे 6 दिन की करेक्शन दिखाई है। कल और आज के सेशन में वापस से स्टॉक ने एक अपमूव दिखानी शुरू करी है, तो इसको हम बीटीएसटी ट्रेड की तरफ एक लेंगे और इसका जो अपमूव है यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे हम 595 तक के एक फर्स्ट टारगेट और उसके बाद हम 605 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टॉक्स यहाँ पे बन रहे हैं तो डिफेंसिव सेक्टर से यहाँ पे आईटीसी का स्टॉक है, जिसमें यहाँ पे जो मोमेंटम है वो अपसाइड की बनती हुई दिख रही है। स्लो मूवर स्टॉक है, वो हमें ऐसे ही पता है इसके बारे में। यहाँ पे करंट लेवल से इसके अंदर हम बाय की रिकमेंडेशन देंगे, क्योंकि ऊपर का जो इसका एक स्विंग बन रहा था 29 नवंबर का, वो भी इसने आज की जो ट्रेडिंग डे है उसमें ब्रेक करा है। अपसाइड की मोमेंटम जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट करी जा सकती है कि 352 तक का यहाँ पे जो अपसाइड है वो बन सकता है। जो स्टॉप लॉस रहेगी तो आप इसके अंदर 341 का स्टॉप लॉस लेके चलें। ओके, ठीक है। सुमित, अभी आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी आपने बजाज फाइनेंस के बारे में बात रखी थी। एक्चुअली बजाज ग्रुप के सभी शेयर्स टूटे हैं, बजाज फाइनेंस, ऑटो, फिनसर्व और होल्डिंग्स। अगर बजाज फाइनेंस ठीक हो रहा है तो मैं ये तो नहीं कहता कि सेम फार्मूला है, बट हाँ ग्रुप के अंदर और कंपनीज भी रिवाइव करते हुए दिखेंगी बाजार के अंदर। आप बजाज ऑटो के बारे में जरा बताइए, क्या इसको बीटीएसटी बना के जाए या फिर कल का कल देखें? आज जो हो गया आज ही छोड़ दें?
बजाज ऑटो के लिए देखें तो अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अगर पिछले 4 दिन का हम कैंडल देखें तो 3740 और 3600 यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो BTST के लिए फिलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इसे। ठीक है, तो फिर एक BTST आप और बताइए जो आपको ठीक लग रहा हो और आपको लगता हो कि हाँ इसको BTST किया जा सकता है। देखिए आज काफी अच्छा मूव आया हुआ है पॉलीकैब में। मुझे लग रहा है कि कल के दिन में ये और भी थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड आ सकता है। सो जस्ट एज एन एग्रेसिव ट्रेडर मैं यहाँ पे BTST पोजीशन पॉलीकैब में बनाऊंगा। BTST ट्रेड्स आप पॉलीकैब में ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बीच आज अदानी पोर्ट्स में भी आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। लगभग 1.5% की तेजी वहां दिख रही है। अदानी पोर्ट्स ने अच्छा ब्रीदर लिया लेकिन अब 900 के पार हो चुका है। ये क्या यहां से और बड़ी मूव दिखाएगा? कंसोलिडेशन बीच में देख चुका है ध्वनि। इसकी कंसोलिडेशन जो हमें बीच में देखने मिली थी वो कंटिन्यूड यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। 905 का लेवल है। जब ये इसका एक कंसोलिडेशन मूव है वो खत्म होगा, इसके बाद भी देयर इज मल्टीपल रेजिस्टेंस ऑन दी अपर साइड, जिसमें प्रीवियस स्विंग्स हाई है वो 915 की बन रही है। तो ओवरऑल स्टॉक में अगर हम पोजिशनली कोई भी एक ट्रेड देख रहे हैं तो 915 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे अपसाइड ब्रीच करने के लिए। अदरवाइज जो रेंज प्ले करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ में 875 और ऊपर की तरफ में 915 का एक रेंज इसका जो कॉन्स्टेंटली बना हुआ है। तो करंट लेवल से भी अगर हम BTST की तरह इसे ऐड करते हैं तो 915 पे इसकी एक प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी और नीचे की तरफ में 875 का स्टॉप लॉस रखना रहेगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट। पॉलीकैब को भी BTST ट्रेड सुमित लेके जा रहे थे। सुमित, अगर पॉलीकैब BTST है तो क्या एस्ट्रल भी अच्छा लग रहा है? इसे भी ऐड किया जा सकता है? देखिए एस्ट्रल तो वैसे भी हमने काफी टाइम पहले एज अ डिलीवरी कॉल दिया हुआ था। हमने बाइंग जो रिकमेंड की थी दैट वाज अराउंड द 2000 लेवल। अभी जो स्टॉक कर रहा है वो 2100 है। अब ये 2100 जो है 2120 का जो लेवल है वो उसका एक रेजिस्टेंस की तरह देखा जा सकता है। मैं वेट करूंगा, अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो 2120 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस में आ रहा है आप ऐड कीजिए। 2280 पहला टारगेट रहेगा, 2400 सेकंड टारगेट रहेगा और 2020 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। वेरी क्विकली एक और लास्ट स्टॉक देख लेते हैं। बालाकृष्णा में भी आज मूव देखने को मिली है पर बहुत ही स्लो मोमेंटम चल रहा है सुमित इसमें भी, जिस तरह के दूसरे टायर काउंटर्स है। और इनके रीजन भी ऑब्वियस है क्योंकि इनके एक्सपोजर यूरोप में है और यूरोपियन मार्केट में चैलेंजेस तो हैं। ये क्या सिर्फ एक ट्रेडिंग रेंज दे रहा है? अभी फिलहाल 2100 के ऊपर भी आ गया है। क्या थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ट्रेडिंग रेंज में और पॉसिबिलिटी दिखती है? देखिए ऑन द लोअर टाइम फ्रेम देन द डेली, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन था जो फर्स्ट हाफ था। आज उसने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया जो 2090 का लेवल था। अगर किसी ने यहाँ पे लिया हुआ है आप 2080 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड में 2137 2188 ये मेरे 2 पोजिशनल टारगेट रहेंगे। तो फ्रेश बाइंग के लिए अभी का अगर आप कैंडल देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, नीचे लेवल आए बाई कीजिए 2070 स्टॉप लॉस। एक शेयर को देख के 2 हिस्सों में ट्रेडर्स बट चुके हैं जिसका नाम है यस बैंक। वो लोग दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं कि इनके हाथ में क्यों नहीं आया 17.5, 18, 19 रुपए वाला यस बैंक। आज 24 हो गया, बैक टू बैक चल रहा है 15% ऊपर। और उन लोगों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जिनके पास 18 रुपए का यस बैंक है या फिर जिनके पास 2 साल की तपस्या की हुई है, अब उनको फल मिलना शुरू हो रहा है। ऐसा एक शेयर और भी है, मेरे को एक्चुअली दिखा, लेकिन वो एक राउंड पूरा कर चुका है तेजी का, अब सेकंड राउंड की तरफ एंटर कर रहा है। उसका नाम है IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। एक बार जरा सुमित आप ये देखिए, डैम श्योर है कि एक राउंड इसका तेजी का पूरा हुआ है लेकिन ये सेकंड राउंड के अंदर एंटर कर रहा है। IOB 15% आज ऊपर है, आज इसने वो इंडिकेशन दिया है। अब मेरे को ये बताइए कि ये और चलेगा? जिनके पास है सिर्फ उन्हीं के लिए सौदा है या नए वालों को भी आना चाहिए? देखिए जैसे आपने कि कभी बात बोली कि काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो काफी टाइम तक पेशेंस रख के बैठे हैं लेकिन कोई रिटर्न नहीं मिला, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। IOB मैंने 2014-2015 की जब तेजी आई थी तब बाय किया, तो उसके बाद बिल्कुल कंसोलिडेशन में चला गया था स्टॉक। तो अभी भी होल्डिंग है लेकिन काफी हायर रेंज का लोगों ने बाय किया हुआ है। फ्रेशली बाइंग बिल्कुल यहाँ पे बन रही है। आप पिछले 3 वीक का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत अच्छा बना है, डिलीवरी बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है।
बिल्कुल मैं यहाँ पे फ्रेश इनिशिएशन भी करूंगा और बाय ऑन डिप्स की भी सलाह दूंगा। अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के खड़ा होना चाहता है तो 28 के नीचे का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए। अगर बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं तो मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 25 के नीचे का। अपसाइड में जो मेरा पहला टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट इज अराउंड 40 लेवल्स और सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 46 का। तो बाजार में क्लियरली आपने देखा कि कल से जो सपोर्ट को प्रोटेक्ट किया है बाजार के लिए, पहला रेजिस्टेंस 18,600 एक तरह से दिख रहा था। अभी तो फिलहाल बाजार क्लोजिंग के वक्त 18,600 के ऊपर बंद होने के लिए दिख रहा है। तो क्या ऊपर के लेवल्स 18,700 18,800 तक के लेवल भी मुमकिन है? बाजार में जो अंडरटोन बहुत ही बुलिश दिख रही है। फिर से आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में देखें तो वहां एक्शन देखने को मिल रहा है और मिड कैप बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म आज के दिन भी किया है। लगातार कंटिन्यूड मोमेंटम है। निफ्टी पर जिन स्टॉक्स में मोमेंटम है अभी आप गेनर्स देखेंगे तो फाइनेंस काउंटर्स भी वापस आए हैं। प्राइवेट बैंक से पार्टिसिपेशन कल से ही वापस दिखी है आपको। इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में मूव आपको दिख रही है। आज आपको आईटी का भी सपोर्ट मिला क्योंकि शुक्रवार को एचसीएल टेक की उस खराब कमेंट्री के बाद ड्रैगर रही है स्पेस, लेकिन कल जब नास्डैक बाउंस बैक हुआ, फेड के बड़े इवेंट से पहले आपको सारे आईटी काउंटर्स में वहां पर भी एक टेक्नोलॉजी काउंटर्स में रिबाउंस दिखा, तो वो आज आपने यहां पर भी उसी तरह का सिनेरियो देखा है। बड़े काउंटर्स टेक महिंद्रा हो, यहाँ पर एचसीएल टेक हो, टीसीएस हो, इन सब में आपको लगभग 1 से 2% की मूव दिख रही है। सीमेंट हैवीवेट्स लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट में मूव है। टाटा मोटर्स पर आज एक खबर आई, टाटा मोटर्स अपने 2 आईपीओ को लिस्ट करने वाला है और उसके बाद उसके जरिए अपने टेक आईपीओ को लिस्ट करेगा और जिसके जरिए अपनी स्टेक भी थोड़ा डाइल्यूट करेगा। कर्ज मुक्त होने की बात हो रही है, वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है और जिसके चलते टाटा मोटर्स बहुत ज्यादा एक्साइट तो नहीं कर पाए स्ट्रीट को, लेकिन आप फिर भी गेनर्स में से देख रहे हैं। लगभग 1.25% की तेजी टाटा मोटर्स में देखने को मिल रही है। आज जो ड्रैगर्स हैं उसमें आपको मेटल काउंटर से कोई बहुत बड़ी मूव नहीं दिखी। हालांकि सिर्फ स्टील पैक की बात करें तो वहां पर फिर भी आपको थोड़ा रिस्पाइट देखा। चाइना की रीओपनिंग बड़ा ट्रिगर है, लेकिन अभी भी बहुत कंसर्न्स है जिसके चलते मेटल स्टॉक्स में बहुत फुल ऑन पार्टिसिपेशन नहीं आ रही या फिर एक्सपायरी ट्रेड्स बन गए हैं क्योंकि यहाँ शॉर्ट पोजीशंस बहुत हैं। टाटा स्टील आपको नुकसान के साथ काम बंद होते हुए दिख रहा है। एल्यूमिनियम काउंटर में हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में आपको लॉस दिख रहा है और पीएसयू स्पेस के कुछ काउंटर्स जैसे कि पावर और पावर जनरेशन से जुड़े कोल इंडिया जैसे काउंटर, इनमें भी आपको फिलहाल गिरावट दिख रही है। मिड कैप स्पेस में भी एक बार देख लेते हैं वेरी क्विकली कि वहां कैसा एक्शन है। मिड कैप स्पेस में भी जो बड़ी मूव्स आज के दिन दिखनी है उसमें फिर से आपको वायर्स, केबल्स, पाइप्स, इन काउंटर्स इसी स्पेस से, होम फर्निशिंग स्पेस से दिखी और सिर्फ पॉलीकैब आपको काउंटर दिखा जहां मूव है। सीएससी पावर स्पेस से जुड़ा हुआ यहाँ पर आपको मूव देखने को मिल रही है और दूसरे अगर आप मिड कैप स्पेस में बात करें तो आपको बैंक्स फर्स्ट 5-7 काउंटर्स में बैंक से दिखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक बार डेरिवेटिव स्पेस में भी देख लेते हैं। डेरिवेटिव स्पेस में तो क्या पहला जो टॉप काउंटर है वो टाटा कम्युनिकेशन है 7% की तेजी के साथ। उसके अलावा आपको एमसिक्स जैसे काउंटर में भी आज तेजी दिख रही है और ये बीटीएससी ट्रेड भी हमारे एक्सपर्ट का। फाइनेंस काउंटर्स वापस दिख रहे हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग हो, बजाज फाइनेंस हो, यहाँ पर आपको मूव दिख रही हैं। एशियन पेंट्स 2 दिन की गिरावट के बाद अभी फिलहाल फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि इनमें काफी मूव्स आई हैं, तो आज शायद 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग के मोड में ये स्पेस दिख रहा था जो क्रूड डेरिवेटिव का था, लेकिन अभी क्या फिर से मूव के शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आधे हाफ माइनस सी बढ़त देखने को मिली है। रिलायंस से कंट्रीब्यूशन वापस आया, लगभग आधे % की बढ़त आपको रिलायंस में दिख रही है और इसी की वजह से आप इंडेक्स को भी देखेंगे थोड़ा सा ऊपर तो आया है, लेकिन बड़ी पार्टिसिपेशन आनी अब भी बाकी है। तो आज के लिए आप क्लियरली पीएसयू, बैंक स्पेस, आईटी स्पेस, यही फिर से मूवर्स रहे हैं, ये मूविंग स्पेसेस रहे हैं और एक्शन बहुत सारा आपको इनफैक्ट फार्मा स्पेस से भी देखने को मिला। डिविस लैब जैसे काउंटर हो वहां से आपको फिर से रिबाउंड्स दिख रही है पिछले कुछ दिनों से, आज भी मोमेंटम जारी रहा है। ग्लेनमार्क पर लेकर कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दिख रही थी, लेकिन अब वहां पर भी आपको मूव दिख रही है। सो ओवरऑल आज आप अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो फार्मा में एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखी है, बैंक्स ने सपोर्ट दिया, बैंक्स में तो अब भी बिल्टअप बना हुआ है, 44,000 से कुछ दूर ही हम दूर है और इसके बाद भी बैंकों की तेजी बनी हुई है। आईटी से रिकवरी देखने को मिली है, सबसे ज्यादा ट्रेडेड सेक्टर आप एफएनओ में देखेंगे तो इस वक्त आईटी देखने को मिल रहा है। ओवरनाइट क्यूज बेहद अहम है क्योंकि वहां से आनी है फेड पॉलिसी की शुरुआत होनी है 13 और 14 को, तो यानी कल बाजार को एक सेंस जरूर मिलेगा कि कल यूएस मार्केट्स में कैसा ट्रेड रहा और फेड की बैठक की कमेंट्री तो खैर पूरी तरह से आज आएगी या नहीं आएगी इसके लिए वॉच आउट करना होगा, लेकिन सेंस बाजार जरूर लेने लग जाएगा। अभी भी आप प्री ओपन में देखें तो यूएस मार्केट्स प्लस में दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स आपको
लगभग माइनर सी बढ़त के साथ 50 पॉइंट्स, और नैस्डैक भी माइनर सी बढ़त के साथ, लेकिन हरे निशान में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करेंगे, ध्वनि का, सौमीत का, समय दिया और ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल सुबह ओपनिंग में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।